सीजीएल 21 में मेरी ऑल इंडिया रैंक 97 आई है और मुझे एएसओ इन एमईए पोस्ट मिली है। बिना मेहनत के तो आप वहाँ तक पहुँच नहीं सकते हैं। प्लान भी रखना चाहिए, लेकिन सोच समझ कर। कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि वही है जो आपको एग्ज़ाम में गलतियाँ करने से रोकेगी। उड़ान तो भरनी है, चाहे कितना भी गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। हेलो दोस्तों, आई एम प्रिंशिला गांधी। वेलकम you all to Galaxy Classes platform. Today we are here with a new episode on Toppers Interview. I hope you are preparing well for your examinations. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के दौरान आप जितने भी स्ट्रगल्स और प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, तो आप डीमोटिवेट हो जाते हैं, आपके मेंटल फिलर्स आते हैं कि तैयारी छोड़ दूं क्या? नहीं, छोड़नी नहीं है आपको। यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ जाती है एक अच्छे रोल मॉडल की, जो आपको सही तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड कर सके। और इसीलिए एसएससी सीजीएल की परीक्षा में सिलेक्टेड कैंडिडेट देवी प्रसाद शर्मा, जिन्होंने ऑल इंडिया 97 रैंक हासिल की है और 2020 में इन्होंने एज अ प्रिवेंटिव ऑफिसर सिलेक्शन लिया था। देवी प्रसाद शर्मा जी का वेलकम करते हैं। वेलकम यू देवी प्रसाद शर्मा जी, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच मैम। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैं अच्छा हूँ मैम। तो शर्मा जी का बेटा आखिर सरकारी बाबू बन ही गया, कैसा लग रहा है सर आपको? अच्छा लग रहा है मैम। ओके, तो आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए दर्शकों को, अपनी बैकग्राउंड और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में हमें बताएं। मैम, मैं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले से बिलोंग करता हूँ। 12th तक की मेरी पढ़ाई गांव से ही हुई है। वहाँ श्री गांधी स्मारक इंटर कॉलेज से मैंने 12th तक की अपनी पढ़ाई की हुई है। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने अपना इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया है। ग्रेजुएशन में मैंने बीए किया हुआ है, जिसमें मेरे सब्जेक्ट्स थे एंशिएंट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और संस्कृत। उसके बाद फिर मैंने एसएससी की तैयारी की और एसएससी में मेरा सिलेक्शन सीजीएल 2020 में हुआ प्रिवेंटिव ऑफिसर की पोस्ट पर, जिसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 1918 थी। उसके बाद फिर सीजीएल 21 में मेरी ऑल इंडिया रैंक 97 आई है और मुझे एएसओ इन एमईए पोस्ट मिली है। क्या बात है। तो आप अपनी जर्नी के बारे में एक बार हमें बताएं कि आपने शुरुआत कैसे करी, किस तरीके से आपके दिमाग में आया कि आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। हम देखते हैं कि यूपी के जो बच्चे हैं उनके अंदर बड़ा क्रेज़ रहता है सरकारी नौकरी का, और अभी जैसे हमने परीक्षा में देखा भी कांस्टेबल की कि 50 लाख बच्चे जो है वो तैयारी के लिए बैठते हैं। तो ऐसी क्या खास वजह आपको लगती है कि लोग इतना आकर्षित रहते हैं? मैम, ऐसे देखा जाए तो यूपी में हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते नहीं कि हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो ख़ास करके मेरी तरह जो लोग मीडियम बैकग्राउंड फैमिली से आते हैं, उनके लिए बस यही एक रास्ता होता है। सबसे आसान यही है कि हम सरकारी नौकरी की तैयारी करके सरकारी नौकरी ले लें, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होते नहीं हैं। तो इसको एज अ चॉइस न देख के एकमात्र चॉइस के तौर पर भी देखा जा सकता है। ओके सर, 2020 में आपने प्रिवेंटिव ऑफिसर की सिलेक्शन जो आपने लिया था, जो कि अपने आप में ही इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट है, और एमईए के अंदर आपने जो अपना सफ़र तय किया है, इसके पीछे क्या खास स्टोरी थी आपकी और क्यों आपने ये डिसीजन लिया, इसके बारे में हमें बताएं। जी मैम। मैम, इसके पीछे का रीज़न ये है कि जहाँ पे मैं तैयारी करता था इलाहाबाद में, मेरे दोस्त लोग थे, वो लोग भी पहले से एमईए में सिलेक्टेड थे। और एमईए ये एक ऐसी पोस्ट है जिसमें आपको फॉरेन पोस्टिंग का भी मौका मिलता है। तो कहीं ना कहीं हम गांव के बच्चों में वो क्रेज़ होता है कि हाँ, हम फॉरेन में पोस्टेड होंगे और सारी चीज़ें। तो और ये जब मैं ज्वाइन किया मैंने वहाँ पे प्रिवेंटिव ऑफिसर, उससे पहले इसका एग्ज़ाम भी हो चुका था, बस फाइनल रिजल्ट इसका नहीं आया था। तो बस यही इतनी कहानी है इसके पीछे ठीक है, तो कि खुश हैं आप अपनी जॉब जी से? मैम। ओके। खुश मैं वहाँ पर भी था, प्रिवेंटिव ऑफिसर भी अच्छी जॉब है यहाँ, लेकिन है कि ड्रीम जॉब थी एमईए, तो फिर यहाँ पर आ गया फाइनली। प्राइवेट नौकरी जैसे हम कहते हैं कि हमारी सब्जी बदल देती है, अगर आज बैगन की है तो कल आलू की खाएंगे, पर सरकारी नौकरी से तो सर पनीर मिलता है, और आप तो वो भी शाही खा रहे हैं। क्या ऐसा सच है? आ, ऐसा कहना सच नहीं है पूरी तरीके से मैम। और अपने आप एक्सपीरियंस के बारे में बताएं कि जॉब में भी आपका यहाँ पर जो आप पोस्टेड हैं दिल्ली में आपकी पोस्टिंग है, राइट? तो इसमें आपके मज़े ही मज़े आ रहे हैं या मोए मोए हो रहा है? नहीं, मज़े ही मज़े आ रहे हैं मैम। ओके। मेहनत हम कहते हैं कि सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट तो कभी कभी बंद भी हो जाती है, और ज़्यादातर लोग जो है वो लिफ्ट का ही सफ़र चूज़ करते हैं, लेकिन सीढ़ियों का जो सफ़र है वो कठिन रहता है, मुश्किलों भरा रहता है, लेकिन वो हमेशा हमें ऊंचाइयों की ओर ही लेकर जाता है। आप इस बात से कितना सहमत हैं, और आपके परीक्षा में कितना योगदान था मेहनत का और भाग्य का, आप हमें बताएं। जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मेहनत तो होती ही है, बिना मेहनत के तो आप वहाँ तक पहुँच नहीं सकते हैं।
लेकिन मेहनत के साथ इसमें भाग्य का भी साथ चाहिए होता है। मान लीजिए आपकी तैयारी बहुत अच्छे से है और उस दिन आपकी किस्मत, जिसे हम बोलते हैं कि भाग्य ने साथ नहीं दिया, आपका एग्ज़ाम में आपने जितना पढ़ा है आप इम्प्लीमेंट ना कर पाए, तो वहाँ पर आ जाता है भाग्य का रोल कि आपने जो पढ़ा है उन चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, आप अपना पेशेंस, अपना काम एग्ज़ाम के टाइम में बना के रखते हैं, वहाँ पर भाग्य का साथ चाहिए होता है। क्योंकि वहाँ एक ही घंटे में, सपोज़ करिए प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, 1 घंटे में 100 क्वेश्चन आपको करने हैं, वहाँ आपका पेशेंस, काम जितना कुछ है सब उसी 1 घंटे में काम आना है, तो उसे ही लोग भाग्य का नाम दे देते हैं कि भाग्य ने साथ दिया। बाकी अगर आप मेहनत किए रहेंगे, पढ़ाई किए रहेंगे, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। धन्यवाद सर आपका। तो सर अगला सवाल मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से एस्पिरेंट्स जब तैयारी करते हैं तो मेंटल प्रेशर काफ़ी रहता है उन पे, खासकर लड़कों पे जिन पे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, दबाव भी है, और वो ये सोचते हैं कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो उनके माइंड में हमेशा यही कन्फ्यूज़न रहती है कि क्या प्लान बी ऑप्शन रखना भी सही है या फिर एक ही एग्ज़ाम पे फोकस रहना सही रहेगा। क्या विचार है आपका? जी मैम, आपका जो क्वेश्चन है इसको अगर 2 पार्ट में करके देखा जाए, एक तो ये देखते हैं कि कन्फ्यूजन रहती है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, दूसरा कि प्लान बी के बारे में। तो पहली बात तो मेरे केस में ये था कि ऑप्शंस अगर आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं तो फिर आपको ये होना ही नहीं चाहिए कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि नहीं होगा तो भी आपका कुछ नहीं होना है। जी। तो सिलेक्शन तो लेना ही है हर हाल में, तो मेरे दिमाग में कभी ये आया ही नहीं कि सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या। और रही बात प्लान बी की, प्लान बी ये है कि आप जैसे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, उसके साथ में एसएससी बहुत सारे एग्जाम्स लेता है, सीएचएसएल का होता है, एमटीएस का होता है, सीपीओ का होता है, जीडी का होता है, तो आप सबका सिलेबस लगभग सेम है, तो आप उनका एग्ज़ाम दे सकते हैं, उनको आप प्लान बी में रख सकते हैं। इवन रेलवेज एग्ज़ाम लेता है एनटीपीसी वगैरह का, तो आप उनको भी प्लान बी में रख सकते हैं। मतलब जिनका एग्ज़ाम लगभग सेम जैसा है, थोड़ा सा डिफरेंस 10% के आसपास का है, आप उनको प्लान बी में रख सकते हैं। लेकिन मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर किसी एग्ज़ाम का सिलेबस एकदम से ही अलग है, जैसे मान लीजिए स्टेट पुलिस का एग्ज़ाम हो गया या टीचिंग का एग्ज़ाम हो गया, तो उसको आपको प्लान बी में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो आपको आपके प्लान ए से पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट ही करेगा। तो प्लान बी रखना चाहिए, लेकिन सोच समझ कर। थैंक यू सर। तो सफलता तक पहुंचने के लिए कठिनाइयां ज़रूर आती हैं, लेकिन हौसला अगर बुलंद हो तो किस्मत भी बदल जाती है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने कहाँ रहकर ये तैयारी करी परीक्षा की, और क्या क्या चुनौतियाँ आपने इसमें फेस करी, कौन से डिस्ट्रैक्शंस आपको आए, किस तरीके से आपने अपना मेंटल पीस बरकरार रखा, और कैसे आप उभरे अपनी परेशानियों से? मैम, मैंने इलाहाबाद में रह के तैयारी की है, वहीं से मेरा ग्रेजुएशन हुआ है, और 12th के बाद मैं चला गया था तैयारी करने, और वहाँ ग्रेजुएशन मेरा वहीं से हुआ है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। फिर वहाँ पे हम लोगों का ये होता है कि जाने के बाद 12th के बाद 17-18 साल की एज होती है जब जाते हैं, वहाँ पे एक तो खाना बनाना नहीं आता है, और जैसे दिल्ली में हम देखते हैं कि आपको मेस मिलता है, पीजी मिलता है, इलाहाबाद में ये सिस्टम नहीं है। वहाँ पे रूम रहता है, आपको अपना सारा अरेंजमेंट खुद से करना है। यहाँ हमको दिल्ली में खाना बनाने वाले लोग भी मिल जाते हैं, इलाहाबाद में ये लोग नहीं मिलते हैं, तो खुद से ही बनाना पड़ता है। जब मैं इलाहाबाद गया था तो मुझे सिर्फ चाय बनानी आती थी उस टाइम तक, लेकिन खुद से ही सारा कुछ सीखना, दाल चावल रोटी सब्जी, स्पेशली रोटी की बात करी जाए तो वो सारा कुछ सीखना अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस है। वो भी लाइफ का एक एक्सपीरियंस है जो कि इलाहाबाद में रह के मैंने सीखा है। और खाना बनाने में तो इलाहाबाद का थोड़ा सा है कि वहाँ दोपहर में दाल भात और चोखा हम लोग बोलते हैं। तो आलू को क्या करते थे, एक जैसे बड़ा सा कुकर हो गया 5 लीटर का, उसमें 2 लोगों का खाना बनना है तो दाल रख देते थे, एक लोटे में थोड़ा सा चावल रखे, उसको ढक दिए, उसी कुकर के अंदर में उसको रखा, 2 आलू छील के उसमें डाल दिया और 1 मिर्चा, तो बस एक ही बार में वो 15 मिनट में सारा पक गया। दाल चावल अलग हुआ, उसमें से आलू निकाल के उसका चोखा बनाया गया। तो ये तो हम लोग वहाँ पे दोपहर का भोजन होता है, नॉर्मली सबका ही होता है। फिर शाम को सब्जी रोटी खाते थे लोग। तो ये वहाँ की लाइफस्टाइल है इलाहाबाद की। और पढ़ाई में तो है ही है इलाहाबाद, मतलब बहुत सारी कोचिंग्स भी हैं, पढ़ने के लिए माहौल भी अच्छा है, कम्पिटिटिव माहौल भी है। अभी थोड़ी सी गिरावट आई है कंपटीशन में इलाहाबाद के बच्चों में, लेकिन हाँ सब ठीक ही है अभी भी। थैंक यू सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस आपने शेयर किया सबके साथ। तो अब एग्ज़ाम स्पेसिफिक मैं आपकी स्ट्रैटेजी थोड़ा जानना चाहूँगी कि जीएस जो है, जिसके अंदर जो बच्चों का स्कोर है काफ़ी लो हो जाता है क्योंकि अनएक्सपेक्टेड सेक्शन रहता है ये, तो आपका जो प्री का स्कोर था एक बार आप वो बता दीजिए, कौन सा स्कोरिंग सेक्शन है,
किस सेक्शन की जो तैयारी है अगर वो एस्पिरेंट्स करें तो सिलेक्शन तक पहुंचना उनके लिए आसान हो सकता है। आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन कौन सा है और फिर आप अपनी स्ट्रैटेजी बताइए। मेरा मैम CGL 2020 में प्रीलिम्स में 182 मार्क्स थे, जिसमें GS का अगर बताया जाए पर्टिकुलर तो मेरे 35.5 मार्क्स थे। और CGL 2021 में मेरा प्रीलिम्स में 162 था, जिसमें GS में मेरे 6.5 थे। अब आपके एक क्वेश्चन का यहीं पे आंसर है कि मार्क्स बहुत फ्लक्चुएट करते हैं GS में। तो उसका ये है कि GS आपके हाथ में नहीं है, खास करके SSC जो GS पूछ लेता है। जैसे एक टाइम था जब SSC पूछता था कि ये वाला वाद्य यंत्र है, इनको कौन बजाता है, या इनसे कौन जुड़ा हुआ है, ये वाला डांस है, इससे कौन से आर्टिस्ट जुड़े हैं या जुड़े हैं। 21 में क्या हुआ, SSC ने पूछ लिया कि ये वाला डांस है, इनसे ये आर्टिस्ट जुड़े हैं, SSC ने खुद ही बताया। और ये पूछ लिया कि उनको पद्म भूषण या पद्म विभूषण मिला था, वो कौन से ईयर में मिला था। वो भी अभी हाल फिलहाल का नहीं था कि 2-4 साल पहले मिला हो, वो 15 साल पहले का था आंसर उसका। सारे ऑप्शन ऐसे थे। तो ऐसे क्वेश्चंस तो कोई नहीं कर पाता है ना, ऐसी तैयारी कोई करता है। तो मेरा ये मानना है GS को लेकर कि आप उस एरिया को आपका स्ट्रांग होना चाहिए, वो एरिया जहाँ से स्कोर सब लोग करेंगे, क्योंकि ये कंपटीशन है। यहाँ आपको सिर्फ अपने स्कोर से मतलब नहीं होना चाहिए। जहाँ पे सब लोग स्कोर करेंगे वहाँ पर तो आपको स्कोर करना ही होगा, नहीं तो आप वहीं पे पीछे हो जाएंगे। उसके अलावा उसमें जो ऐड ऑन हो जाए वो फिर आपकी रैंक डिसाइड करता है मैम। GS को लेकर पर्टिकुलर ये है मेरा। ओके तो सर जैसे इसमें GS के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक सेक्शन होता है करंट अफेयर्स का, जिससे ज़्यादातर वेटेज जो रहती है एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स की, किस तरीके से आपने उसको प्रिपेयर किया और कितने महीने तक का इसमें कवर करना चाहिए करंट अफेयर्स? मैम मैंने अपनी तैयारी में जो किया था वो तो ये था कि मैंने 6 महीने का पढ़ लिया था। एग्ज़ाम से 1 हफ्ते पहले मैंने पिछले 6 महीने का तैयार कर लिया। लेकिन एग्ज़ाम में जाके ये हुआ कि उसमें से क्वेश्चन ही नहीं फंसे, आए भी तो 1 या 2 आए, तो मेरा वो सब रह गया था। तो इससे मुझे ये सीख मिली कि अगर करंट अफेयर्स पढ़ना है तो एक तो 1 साल का होना चाहिए, या इस बात पर भी ये डिपेंड करता है कि अभी हाल फिलहाल में SSC के जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, जैसे CGL के 1 महीने 1-2 महीने पहले जो पूछा है, जो एग्ज़ाम हुआ है, उससे एनालिसिस होनी चाहिए कि कितने दिन का, लास्ट कितने ईयर्स का पूछा है, मतलब 1 साल का पूछा है। ज़्यादातर क्वेश्चंस पिछले 9 महीने से हैं, 7 महीने से, 6 महीने से। तो ये मतलब एक प्रोसेस होना चाहिए कि आप पिछले एग्ज़ाम से, उसके जस्ट पहले जो हुआ है उससे आप सीख लेकर अपनी तैयारी करने। इन चीज़ों को जितना ही इम्प्लीमेंट करते रहेंगे उतनी अच्छी तैयारी होगी। बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है सर। और एक मैं आपसे मैथ्स के बारे में ये पूछना चाहती हूँ कि हवा जैसे बना रखा है इस सब्जेक्ट को बच्चों ने भी कि ज़्यादा प्रेशर लेते हैं वो मैथ्स का, कुछ को स्टार्टिंग से ही दिक्कत होती है, कुछ का वीक एरिया रहता है, तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई स्मार्ट स्ट्रैटेजी आप बता सकते हैं? आपने पर्सनली क्या फॉलो किया था मैथ्स पढ़ने के लिए? मैथ्स पढ़ने के लिए मैम ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप उसके लिए 2-3 तरीके हैं। या तो कुछ लोग होते हैं जिनको किताबों से पढ़कर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, वो वैसे पढ़ सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको उसमें प्रॉब्लम होती है तो वो किसी टीचर से पढ़ सकते हैं, किसी कोचिंग में इनरोल करके, या यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं, लगभग सारे टीचर्स के ही हैं, वहाँ से आप देख के पढ़ सकते हैं। एक बार जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपका, मेन प्रॉब्लम उसके बाद आती है, क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चे तो उनका क्वेश्चन हो नहीं पाता है। तो वहाँ पर ज़रूरत होती है प्रैक्टिस की। लोग अब क्या करते हैं कि प्रैक्टिस के चक्कर में टफ़ क्वेश्चंस उठा लिए, मतलब दुनिया भर के फालतू के क्वेश्चंस कहीं ना कहीं से लगा रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। उन चीज़ों से बचना चाहिए और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने से और मॉक टेस्ट देने से चीज़ें कवर अप हो जाती हैं। मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए हैं। और मॉक टेस्ट तो अगर मॉक टेस्ट की बात की जाए तो अपना टाइम कम करने के लिए मैंने क्विजेज बहुत ज़्यादा लगाई हैं। और मैं बुक से भी जब क्वेश्चन सॉल्व करता था, जब मेरा PYQ 1-2 बार हो गया था, उसके बाद जब मैं करता था तो टाइमर लगा के करता था कि इतने टाइम में मेरे इतने क्वेश्चंस हो रहे हैं सॉल्व। ये मेरा मैथ्स का था। एक इंटरेस्टिंग बात मुझे ये भी पता चली है कि आपने भी मैथ्स में 195 स्कोर किया है 200 में से। वो भी नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड होने के बाद भी। जिससे कि तो किस तरीके से आपने मतलब ये सफ़र तय किया? मैम ये पॉसिबल हो पाया है क्योंकि CGL 20 में हुआ ये मेरे साथ कि मेरी मैथ्स ठीक ठाक थी, मेरे 180 185 ऐसे स्कोर आ जाते थे मॉक टेस्ट में। लेकिन एग्ज़ाम में ये हुआ मेरे साथ कि मैं जो भी क्वेश्चन सॉल्व करता था वो मुझसे सॉल्व ही नहीं हो रहा था और अलग अलग आंसर्स आते थे। तो फाइनल मेरा स्कोर मैथ्स में 145.5 आया। तो वहाँ पर वो एक सेटबैक था थोड़ा सा कि मैथ्स मेरा अच्छे से तैयार होने के बाद भी इतने कम मार्क्स आए हैं। फिर मैंने और ज़्यादा फोकस किया मैंने प्रैक्टिस पे। और एक और उसके पीछे फैक्टर ये भी है कि जैसे होता है एग्ज़ाम प्रेशर,
तो एग्ज़ाम प्रेशर 20 में था। 21 का जब मेंस हुआ तो उस टाइम तक CGL 20 के मार्क्स पता चल गए थे कि कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो उससे मुझे ये तो पता था कि हाँ 4600 ग्रेड पे की नौकरी मिल रही है मुझे। तो थोड़ा सा प्रेशर मेरे ऊपर कम था और मैं नेचुरली मैंने एग्ज़ाम दिया और मुझसे सिली मिस्टेक्स 2 ही हुई, तो फिर इस वजह से मेरा 195 स्कोर आया। ओके सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि बिगिनर्स जो हिंदी मीडियम से प्रिपेयर कर रहे हैं, इंग्लिश उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन जाता है और वोकैबुलरी कैसे स्ट्रॉन्ग करें, उसके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे और आपने कैसे इंग्लिश प्रिपेयर किया था, आपका क्या स्कोर रहा था, वो भी आप हमें बताएं। हाँ मैम, मेरा शुरू से ही हिंदी बैकग्राउंड रहा है। मतलब आखिरी तक मैंने ग्रेजुएशन ही किया है पढ़ाई में और ग्रेजुएशन तक मेरा सारा हिंदी ही रहा है। तो इंग्लिश मेरे लिए भी एक बहुत टफ था कि इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करी जाए। इंग्लिश सीखना बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए सही गाइडेंस और सही टीचर का होना ज़रूरी है, जिनसे आप एक इंग्लिश सीखने का तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि बस आप रूल्स पढ़े जा रहे हैं, याद किए जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। आप आज पढ़ लेंगे रूल्स, कल आप एग्ज़ाम में उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो इंग्लिश सीखने का जो तरीका होता है वो सबसे सही होना चाहिए। और इंग्लिश तो सीखना काफ़ी आसान है और मैंने ज़्यादातर फोकस रीडिंग पे किया था। रीडिंग से ये होता है कि आपके ग्रामर के भी क्वेश्चन सही होते हैं, RC सही होता है, क्लोज टेस्ट भी सही होगा, पैरा जंबल्स भी आपके सही हो जाएंगे, वोकैब्स भी उसमें आपको मिलेंगे। और वोकैब्स के लिए मैंने अलग से कोई प्रिपरेशन नहीं की। वोकैब्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेजेस तो मैंने ऐसे याद किया था, लेकिन और सारे जो पोर्शंस होते हैं वोकैब के, वो मेरे रीडिंग के थ्रू ही कवर हुए थे। और इंग्लिश में मेरा स्कोर 177.25 था। जो कि बहुत अच्छा स्कोर है। यस मैम। तो वोकैबुलरी में कितने वर्ड्स मतलब आप प्रिपेयर करते थे? ऐसे मेरा कुछ नहीं था, जब मैं रीडिंग कर रहा हूँ तो जितने वर्ड्स मुझे मिलते जाते थे वो मैं प्रिपेयर करता था। हाँ, OWS और इडियम फ्रेज जो होते हैं इनके लिए ये था कि मैंने जैसे बुक में देखा कि 1000 OWS हैं, तो मैं उनको 50-50 करके सोचता था 20 दिन में करूँगा। फिर 2 दिन करता था, उसके बाद फिर 1 हफ्ते भूल जाता था कि करना भी है। फिर 1 हफ्ते बाद फिर से ये जब, लेकिन एक चीज़ ये थी कि जब मैं 1 हफ्ते बाद भी अगर फिर से शुरू कर रहा हूँ, फिर से बना रहा हूँ कि अच्छा अभी 100 हुए हैं, 900 बचे हैं, तो पहले दिन में उन 100 को रिवाइज करना रखता था, 900 आगे पढ़ने वाला उसके बाद ही रखता था। तो इसकी वजह से मेरा रिवीजन भी होता रहा बीच बीच में और चीज़ें पढ़ता भी रहा मैं नई भी, तो वो एक कंटिन्यूस वे में तैयार होती गई। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें रहती है परीक्षा के दौरान, तैयारी के दौरान, कि मल्टीपल रिवीजन और मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इसमें जो है बच्चे अक्सर डरते हैं, घबराते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, मॉक टेस्ट भी देते हैं, पर स्कोर नहीं उनका इम्प्रूव हो पाता है। तो मॉक टेस्ट जो है वो किस तरीके से देने चाहिए, टॉपिक वाइज या पूरे सिलेबस कवर करने के बाद, और कैसे अपना स्कोर इम्प्रूवमेंट करें कि उन्हें कॉन्फिडेंस लेवल जो है उनका बढ़े एस्पिरेंट्स का, क्या टिप्स आप उन्हें देना चाहेंगे? देखिए, मेरा मानना है कि फुल मॉक तो उनको लगभग 70% सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ही देना चाहिए। उसके बीच जैसे मैथ्स में आपका मान लीजिए 2 चैप्टर कंप्लीट हुआ, आप सेक्शनल मॉक उस बीच दे सकते हैं। उससे पहले तो आपको PYQ सॉल्व करने हैं 2 बार, पहले वो होना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपको सारे कॉन्सेप्ट आते रहेंगे। उसमें जब आप PYQ सॉल्व करते रहते हैं तो उस बीच आपके पास टाइम फ्रेम नहीं होता है कि इतनी देर में ही करना है। आप बुक से सॉल्व कर रहे हैं, आप बस किए जा रहे हैं। आपका मेन टारगेट वहाँ पे ये होता है कि क्वेश्चंस आने चाहिए। मॉक टेस्ट में क्या होता है कि उस टाइम ड्यूरेशन के बीच में ही आपको करना है, उसी टाइम में आपको करना है। तो इसलिए मॉक टेस्ट में थोड़ी सी दिक्कत आती है बच्चों को शुरू में। तो पहले तो जब उनका 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब ये देना चाहिए। रही बात कि मल्टीपल रिवीजन्स के बाद, मॉक टेस्ट देने के बाद भी उनका स्कोर इम्प्रूव नहीं होता है। बच्चे यहाँ पे ये गलती करते हैं कि उसका एनालिसिस वो सही ढंग से कर नहीं पाते। जैसे मैं मान लीजिए मैंने एक मॉक टेस्ट दिया, तो मैं क्या करता था कि मेरे 5 क्वेश्चंस गलत हो गए। अब मैंने उसमें देखा कि मेरे 5 में से 2 या 3 क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर टॉपिक के गलत हैं। तो मैं पहले तो देखता था कि क्यों गलत हो गए, वो क्वेश्चंस मैंने पढ़े नहीं थे या पढ़ा था मैं भूल गया। अगर मैं भूल गया हूँ तो ठीक है, मैं PYQ उनका एक बार फिर से सॉल्व कर लेता था, मेरा जो नोट्स था मैं उसको फिर से रिवाइज कर लेता था। उसके बाद अगले वाला जो मॉक होता था मेरा, उसमें मैं थोड़ा सा सतर्क हो जाता था उस चैप्टर का देखने के बाद। और वो फिर जब मैं PYQ लगा चुका हूँ फिर से उसका एक बार उस चैप्टर का, तो बहुत आसानी से वो क्वेश्चंस हो जाते थे। तो स्कोर ना बढ़ने का तो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि सही तरीके से एनालिसिस का ना हो पाना मॉक टेस्ट का। सबका अपना अलग अलग तरीका होता है, लेकिन फोकस इस चीज़ पे होना चाहिए कि आप जो गलतियां पिछले मॉक में किए हैं एटलीस्ट 50% तो उसमें से सुधार ही लें आप अपने अगले मॉक से पहले। बहुत अच्छा तरीका आपने बताया है देवी, और ये बातें बताई नहीं जाती, आपको मिल रही हैं सुनने को, तो आप नोट ज़रूर कर लीजिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी है ये।
मॉक्स के लिए। तो सर बात करते हैं अब सैलरी की, जो कि एक अहम हिस्सा होता है हम सबकी लाइफ का। हमें वेट रहता है कि कब पहली सैलरी आएगी। अलग ही एक खुशी जुड़ी होती है हमारे दिल में कि हम क्या करेंगे अपनी पहली सैलरी से, और ये एक इमोशन की तरह होता है, राइट। तो किस तरीके से आपका एक्सपीरियंस था, और वो भी सरकारी नौकरी की जब सैलरी हो तो खुशी दोगुनी हो जाती है। आप अपना एक्सपीरियंस बताइए पहली सैलरी का। मैंने प्रिवेंटिव ऑफिसर ज्वाइन किया था 20 जनवरी को, जो कि उस महीने में 11 दिन का ही टाइम बचा था, तो सारे प्रोसेस जो होते हैं वो पूरे नहीं हो पाए थे सैलरी के। तो मैम हमारी सैलरी जनवरी में आ नहीं सकी थी, तो फरवरी में आई हम लोगों की सैलरी। मेरे बैच की सैलरी 28 फरवरी को। तो हम लोगों का ये था कि जैसे जो लोग पुराने थे, जिनकी सैलरी पहली नहीं थी, रिपीट होनी थी, उनकी तो सुबह 9 बजे के आसपास आ गई थी। अब हम लोग तब से परेशान थे कि कब हमारी सैलरी क्यों नहीं आई। बार बार लग रहा था कहीं अकाउंट नंबर तो गलत नहीं दे दिया है सैलरी के टाइम पे, क्यों नहीं आ रही है सैलरी, अभी तक क्यों नहीं आ रही है। तो फिर क्लास में हम लोग थे लेकिन मन नहीं लग रहा था, यही मन में चल रहा था कि सैलरी कब आएगी। फिर लगभग 11 बजे के आसपास मैसेज जब आया कि सैलरी आ गई है, उस टाइम एकदम अलग ही फील हुआ। उस टाइम पर तो मैं इतना एक्साइटेड था कि मैंने तुरंत उसका स्क्रीनशॉट लेके मम्मी को, दीदी को, भाई को, सबको भेज दिया कि ये सैलरी आ गई, आ गई। मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था पहली सैलरी का। जी सर। तो लास्ट में आप क्या क्वालिटीज ऐसी बताना चाहेंगे एस्पिरेंट्स को जो उन्हें डेवलप करनी चाहिए सक्सेस की ओर बढ़ने के लिए? देखिए, एसएससी हो या कोई भी तैयारी हो, सबसे पहले तो आपको सिलेबस पता ही होना चाहिए। और रही बात आप क्वालिटीज़ की कर रही हैं, तो खुद पर भरोसा होना चाहिए। जैसे शुरू में आपने बोला था कि डाउट होता है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये चीज़ मतलब जेन्युइन है, ये होता ही होता है। लेकिन डिपेंड ये करता है कि ये चीज़ कितने दिन तक आपके साथ चल रही है। जैसे जिस दिन आपकी पढ़ाई नहीं होगी, उस दिन आपके मन में एक डाउट आ जाएगा, तो आपको इस चीज़ पर फोकस करना होगा कि आपकी पढ़ाई होती रहे लगातार, तो आप इस डाउट से बचे रहेंगे। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि वही है जो आपको एग्ज़ाम में गलतियाँ करने से रोकेगी। तो ये तो होना ही चाहिए, बाकी मेहनत करना ही है, ये है मैम। तो देवी सर लास्ट में एक रैपिड राउंड और कर लेते हैं, जी ठीक है? मैम, जल्दी श्योर से मैम। आप बता रहे हैं एक ऑप्शन। तो 8 घंटे या 15 घंटे की पढ़ाई? 4 घंटे की, मेरी 4 घंटे की होती थी। ओके, लेकिन इसमें यह है कि 4 घंटे रेगुलर होती थी, मेरी डेली होती थी 4 घंटे की। ठीक है। अर्ली बर्ड और नाइट आउल? अर्ली बर्ड। अर्ली बर्ड। यस मैम। पार्क और जिम फॉर मेंटल फिटनेस? नथिंग। नथिंग। ओके। कॉफी और टी और टी। जूस? टी। टी। यस मैम। ऑल राइट। यूपी और दिल्ली? होम टाउन। यूपी। यस मैम। ओके। कोचिंग और सेल्फ स्टडी? फॉर मी इट वाज बोथ, मैंने Okay. दोनों को ही प्रेफर किया था। बोथ। यस मैम। ओके। ओके, थैंक यू देवी सर हमसे जुड़ने के लिए और व्यूअर्स को गाइड करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए। डेफिनेटली आप सबके लिए एक रोल मॉडल हैं, और शुभकामनाएं आपके जीवन के लिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। मुस्कुराते रहिए और इसी तरीके की जानकारी के लिए फॉलो करिए गैलेक्सी क्लासेस को। शुक्रिया।